नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विक्रम कुमार. आई एम फ्रॉम NIT रायपुर. आई वेलकम टू यू ऑल ऑन द ब्यूटीफुल चैनल ऑफ IIT JEE लाइट. तो स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग फिजिक्स का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं. अपन वो सारा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे जिसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको आप श्योर शॉर्ट कह सकते हैं, जिसका मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये मेन पेपर में आपका आएगा. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से और 5 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अपन देखेंगे. तो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं. पहला फार्मूला आपका एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी इक्वल टू के ई मैक्स प्लस फाइव होता है. और एनर्जी इक्वल टू आप लोग क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू एच सी वाई लेमडा भी अपन लिखते हैं. और अपन के ई मैक्स प्लस फाइव है, ई इक्वल टू के ई मैक्स प्लस फाइव. और के ई मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई इंटू भी नोट से, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका के ई मैक्स दे देता है. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया. और अब फाई आपका वर्क फंक्शन है. इस तरीके से पहला फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला आपका सेचुरेशन कर, ये आपका फोटो करेंट वर्सेस इंटेंसिटी के कर्व से पूछा जाता है. तो बस आप इसमें याद रखिए कि फोटो करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी व्हेन पोटेंशियल इज सेम. अगर पोटेंशियल आपका सेम है तो आपका जो फोटो करेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा. इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपका ये कर्व है, इस तरीके से दो कर्व है, इस तरीके से ये दो कर्व है. यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि ये यहाँ पे PDF में देखिए ये कि यहाँ पे आपका दो कर्व है, एक I1 और एक I2 का, जो कि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और यहाँ पे एक स्मॉल I1 है और स्मॉल I2 है. तो यहाँ पर आपका इधर जो बाई एक्सिस पे वो फोटो करेंट है, तो जिसका फोटो करंट ज़्यादा है उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा. मीन्स कैपिटल I2 जो है कैपिटल I1 से बड़ा होगा. तो इस तरीके से अपन कंपैरिजन करते हैं. तो बस आप याद रखिए कि आपका जो फोटो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगा. तीसरा फॉर्मूला है सेचुरेशन करंट. सेचुरेशन करंट का डायरेक्टली वैल्यू पूछ लिया जाता है. तो याद इसका फॉर्मूला रखिए कि I इक्वल टू होता है N इंटू आई ए लेमडा अपॉन एच सी. यहाँ पे I आपका इंटेंसिटी है, A आपका एरिया है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये आपका सेचुरेशन करंट है. चौथा आपका बोर्स मॉडल से रिलेटेड है, जिसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन. रेडियस आपका जो होता है वो N स्क्वायर अपॉन जेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आपका जो वेलोसिटी होता है वो N अपॉन जेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और जो आपका टाइम पीरियड है वो N क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और फ्रीक्वेंसी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम पीरियड का. तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा. और आपका जो लास्ट में है एनर्जी, तो एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस तरीके से ये 5 चीज़ आप बोर्स मॉडल में याद रख सकते हैं. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अगला आपका है सीरीज से रिलेटेड. आपका सीरीज गिवन रहता है. अब वैल्यू ऑफ एन इसमें पता होना चाहिए. तो जैसे लाइमन सीरीज रहेगा तो लाइमन सीरीज में आपका एन का वैल्यू 1 रहता है. बाल्मर में एन का वैल्यू 2 हो जाएगा. पाचन में एन का वैल्यू 3 हो जाएगा. और ब्रैकेट में एन का वैल्यू 4 होता है. अगर आपको पी फंड बोल दिया जाए तो पी फंड में क्या होगा, एन का वैल्यू 5 हो जाता है. बस एन इक्वल टू 5 तक ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अब अगला चीज़ है डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी. पी आपका मोमेंटम है और इसको फर्दर क्या लिखेंगे, एच अपॉन एम भी. मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे. और फर्दर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन √2 एम के ई, मतलब मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी भी लिख सकते हैं. तो ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है. मतलब ये आपका अलग अलग फॉर्म में आप डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकता है. तो कोई भी डेटा देकर किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है. तो ये सारा फॉर्म याद रखिए. अब अगला चीज़ है टोटल इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन. इसमें आप जो फॉर्मूला याद रखते हैं उसमें आप फिक्स कर देते हैं कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू n है और n2 आपका 1 है. और आप जो फॉर्मूला याद करते हैं वो आपका n इंटू एन माइनस 1/2. बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से याद करते हैं n इंटू एन माइनस 1/2. लेकिन मैं आपके साथ जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ जनरल केस है कि n1 आपका n है, n1 आपका n है और आपका n2 जो है
वो आपका m है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला होता है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का n माइनस एम इंटू एन माइनस एम प्लस वन अपॉन टू होता है। ठीक है। अब अगला चीज़ है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ वेवलेंथ आपका टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। इट डजेंट डिपेंड ऑन टारगेट मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये सिर्फ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है आपका कट ऑफ वेवलेंथ। इसलिए बहुत कंफ्यूज करेगा कि टारगेट मटेरियल आपका चेंज कर दिया जाएगा तो बोलेगा कि कट ऑफ वेवलेंथ ट्रिपल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा। टारगेट मटेरियल के चेंज होने से कट ऑफ वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, ये सेम ही रहता है। ये सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कट ऑफ वेवलेंथ। और उसका निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, लेमडा मीन का फॉर्मूला आपका होता है 12,400 अपॉन वी होता है। ठीक है। और आपका जो ये वेवलेंथ आएगा वो आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला चीज़ है मोसले लॉ फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी हो जाएगा, इतना याद रखिए। और उसके बाद लास्ट है आपका वेवलेंथ से रिलेटेड कि वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू होगा आर रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है। अब लास्ट में आपका एक फॉर्मूला रहता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे क्या है कि आपका कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल से इस तरीके से लाइट पास कर रहा है और बिफोर पासिंग थ्रू दिस मटेरियल इसका इंटेंसिटी आपका आई नोट था और इधर जब ये पास कर गया तो इसका आई हो गया। तो बताइए कि ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा आई नोट इंटू ई पे पावर माइनस म्यू एक्स। और एक्स आपका क्या है, थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल, और म्यू आपका है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो कि आपको गिवन रहेगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स का। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें पहला है कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि बहुत सारे स्टेप आपको दे दिए जाते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है। पहला चीज़ है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स सपोज आपका एक कोई इस तरीके से लाइन है और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब पूछ लिया गया कि इसके वजह से यहाँ पे बता दीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ क्या कीजिए, दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट कीजिए। फिर यहाँ देखिए कि इसका एंगल कितना बन रहा है। सपोज ये अल्फा है फिर बीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेमडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से, ये आपका आर है। लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस तरीके से ये एक्स डायरेक्शन में हो गया। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाता है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो जाता है। अब दूसरा चीज़ है आपका कि ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, कि अभी तो इसमें आपका जो लेंथ था पहले केस में वो फाइनाइट था, लेकिन इसमें आपका इनफाइनाइट है। मीन्स पहला का ही स्पेशल केस दूसरा है, पहला जनरल केस है, दूसरा आपका स्पेशल केस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में जब इनफाइनाइट है तो अल्फा का वैल्यू भी 90 डिग्री और बीटा का भी वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 90 साइन प्लस साइन 90 मीन्स आपका ये 2 बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो 2 बनेगा तो क्या बन जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। अब तीसरा चीज़ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, कि ये आपका रिंग है और इसके वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखिए। ये आपका जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से, ये सेंटर से इस पॉइंट का ये एक्स है और ये आपका आर है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होता है। इसको याद रखिए, एक्स आपका ये डिस्टेंस है। ठीक है। अब इसमें बोल दिया जाता है कि कब ये मैक्सिमम होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो मैक्सिमम होता है इस केस में, वो जब एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस आर बाई रूट 2 हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम हो जाता है ड्यू टू दिस रिंग। और आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू जीरो हो, क्योंकि फॉर्मूला में तो दिख ही रहा है कि सेंटर पे जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू वहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है। अब अगला चीज़ है रिंग के वजह से।
सेगमेंट ऑफ रिंग, अभी तो कंप्लीट रिंग था, अब इस तरीके से बस इतना रिंग है, सेगमेंट ऑफ रिंग है। तो इसके वजह से आपको बताना है यहाँ पे, पहले दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए कि अल्फ़ा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि E इक्वल टू 2 k अपॉन आर इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से रिंग के सेगमेंट की वजह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए भाई, फॉर्मूला तो आपको ही याद करना होगा, बस हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, अब आपका है ई नंबर में ड्यू टू चार्ज डिस्क। अब डिस्क आ गया, मीन्स ऐसे आपका डिस्क है और इसमें मटेरियल फील्ड है, ये चार्ज है और यहाँ पे आपको बताना है। तो पहले इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर ये डिस्टेंस मान लीजिए x है और ये डिस्टेंस तो यहाँ पे आपका कैपिटल R हो जाएगा जो कि रेडियस है। तो इसमें आपका सिंपल होता है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और आपका कॉस थीटा को ही फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये आपका एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आप देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट के वजह से, कि आपका प्लेन ऑफ सीट आपका इनफाइनाइट है, उसके वजह से बताना है। तो इसके लिए होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये प्लेन ऑफ सीट की वजह से होता है। और दूसरा आपका ये एफ और जी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। दूसरा आपका क्या है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से। ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखिए इस तरीके से कि जब प्लेन ऑफ सीट रहेगा तो आपको नीचे 2 कर देना है, और जब कंडक्टिंग प्लेट दिखेगा तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा। ऐसे याद रखिए कि प्लेन ऑफ सीट में P है, तो P क्या आता है, बाद में आता है, और यहाँ पे नीचे क्या है, C है। तो जो बाद में आता है उसमें 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 भी काउंटिंग में बाद में आता है, और ये C आपका अल्फ़ाबेट में पहले आता है, और 1 भी काउंटिंग में पहले आता है। तो जब C आ जाए तो 1 रखिए नीचे, और जब P आ जाए तो 2 रखिए ऊपर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है कि एक आपका स्फीयर है जो कि होलो है, और इस पर सराउंडिंग में इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब अपन एक स्फीयर बनाए तो पूरा प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कि एक पार्ट तो आपका इंटीरियर है, एक ऑन द बाउंड्री है, एक आपका एक्सटीरियर है। तो सपोज एक ऐसा पॉइंट है जो कि अंदर है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके बाउंड्री पे है, और एक ऐसा पॉइंट जो कि इसके एक्सटीरियर में है। तो यहाँ पे जब आर आपका स्मॉलर देन आर रहेगा, मीन्स इंटीरियर की बात कर रहे हैं कि ए पॉइंट पे अगर आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके वजह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। ठीक है, और जब आप ऑन द बाउंड्री निकालते हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और आपका आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है, और सी पॉइंट पे भी निकालिएगा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये देख लिए। अब अगला स्लाइड देखते हैं। तो इसमें अब आपका पहला वो क्या था, ये इधर क्या था, अब ये आ गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्फीयर है इसमें मटेरियल भरा हुआ है, अंदर में है ये मटेरियल इस तरीके से भरा हुआ है। वो होलो था बट ये होलो नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका 3 पार्ट होगा, एक इंटीरियर, एक ऑन द बाउंड्री, एक एक्सटीरियर। तो इसमें पहला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंटीरियर की बात करेंगे, जैसे ये वाला है, और यहाँ पे अंदर में कोई पॉइंट है ए, और यहाँ पे है आपका बाउंड्री पे बी, और आपका आउटसाइड में है सी। तो अंदर में आपका जो होगा वो होगा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो स्मॉल आर यहाँ पे क्या है कि इस ए पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है, वही स्मॉल आर यहाँ पे लेना है, के क्यू आर स्मॉल आर अपॉन आर कैपिटल आर क्यूब। और इसी को अपन क्या लिखते हैं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं कि जब आपको r इक्वल टू आर हो जाएगा तो यहाँ स्मॉल आर के जगह आप कैपिटल आर रख दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूला में, तो दूसरा भी आपको पता चल जाएगा। और आर इज ग्रेटर देन आर, मीन्स जब आउटसाइड पॉइंट रहेगा तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से
आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है कि सेंटर से ये आपका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उसके वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका होलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, तो इसमें भी आपका कोई स्फेयर है जो कि होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों में आपका फॉर्मूला सेम है। और लेकिन स्फेयर आपका कंडक्टिंग है, दो केस में आपका नॉन कंडक्टिंग था, तो इसमें भी तीन पार्ट होगा। एक पॉइंट अंदर है और बी आपका बाउंड्री पे है और सी आपका एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर वाले पार्ट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और जो बाउंड्री पे रहेगा उसमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जो रेडियस आपका सर्कल ये स्फेयर का है वही हो जाएगा, और सी पॉइंट पे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर मीन्स इस सी पॉइंट का है, इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो कल आपका स्मॉल आर हो जाता है। इस तरीके से अपन इसको याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं तो बोलूँगा आप गॉस लॉ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। गॉस लॉ में क्या है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनक्लोज का मतलब सपोज एक ऐसे कोई बॉडी है और इसके अंदर चार्ज भरा है, क्यू है, माइनस क्यू है, 2Q है और बाहर भी आपको चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको मतलब है इंटीरियर चार्ज से। इसलिए आप क्यू इनक्लोज पे फोकस कीजिएगा, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कीजिएगा ड्यूरिंग फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और आपका दूसरा फॉर्मूला आपका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, की ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स पहले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, दो पार्ट ही इसमें लिखे क्योंकि ये दो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के वजह से कि एक स्फेयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड भी है, तो इसमें भी तीन चीज़ होगा, एक इंटीरियर वाला पार्ट, एक ऑन द बाउंड्री और एक आपका एक्सटीरियर वाला पार्ट। तो इंटीरियर में आपका क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है कि सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है वो आपका स्मॉल आर है, और कैपिटल आर आपका ये रेडियस है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इसको पेपर से पहले देख के जाइएगा कि के क्यू अपॉन 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला है कि जब ऑन द बाउंड्री निकालना हो, ऑन द बाउंड्री, तो ये सीधा हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और जब एक्सटीरियर में निकालना हो तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर तो पता ही है कि सेंटर से डिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, अब अगला चीज़ है कंडक्टिंग स्फेयर और सेल के वजह से। सपोज आपका कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, इसमें तो नॉन कंडक्टिंग था, अब कंडक्टिंग आ गया। ये वर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कन्फ्यूज मत कीजिएगा खुद को कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। पेपर देने से पहले 1-2 घंटा पहले या रात को ही आप अच्छे से सारा चीज़ देख लीजिएगा, एक बार अपने हाथ से लिख लीजिएगा फॉर्मूला को। तो यहाँ पे 3 पार्ट में इसमें भी बटेगा, एक इंटीरियर, एक ऑन द बाउंड्री और एक एक्सटीरियर। तो अंदर में इसका के क्यू अपॉन आर हो जाएगा और ऑन द बाउंड्री भी आपका के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। जब कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि ए और बी पे सेम क्यों है, और आपका सी पॉइंट पे आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आर आपका सेंटर से डिस्टेंस है सी पॉइंट का। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जनरल फॉर्मूला याद रखिए कि ई इक्वल टू होता है के पी अपॉन आर क्यूब रूट रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आपका दो चीज़ होता है, एक एक्सियल में आपका थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और आपका इक्वेटोरियल के केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ऊपर तो देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इस तरीके से होता है के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से। लेकिन अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर और आर वेक्टर दिया है तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला लगाइएगा, के इंटू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इस तरीके से अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में देखिए गिने चुने टॉपिक है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अरे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको छोड़कर चले जाएंगे। नहीं भाई, मत छोड़िए ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। गिने चुने टॉपिक हैं, जितना फॉर्मूला लिखाए हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप, प्रूफ के साथ उस टाइम बोलेंगे। तो पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, कि अगर कोई सरफेस है और उससे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पावर से रिलेटेड कि इस रिफ्रैक्शन सरफेस जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका पावर क्या होगा, और एक लोकेशन ऑफ इमेज से रिलेटेड। ऐसे इस तरीके से लाइट यहाँ जा रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो म्यू आ मतलब यहाँ से आ रही है लाइट और इधर जा रही है लाइट, तो जिधर से आ रही है लाइट उसको अपन म्यू आई बोलते हैं, और जहाँ पे लाइट जा रही है उसको म्यू आर बोल देते हैं। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर, मतलब जहाँ फाइनली लाइट जा रहा है और जहाँ से आ रहा है वो म्यू आई हो गया, और नीचे आप आर से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स जो इस सरफेस का रेडियस होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से आपका पावर निकल कर चला आएगा। अगर पावर आपका पॉजिटिव है तो समझ जाइए कन्वर्जिंग है, पावर निगेटिव है समझ जाइए कि वो वाला सरफेस आपका डाइवर्जिंग है। और आपका दूसरा लोकेशन ऑफ इमेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, और आपका जो है आपको बताना है कि इधर वाला मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि म्यू आई है, और इधर वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिंग मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो फाइनली लाइट किधर जाएगी, इधर जाएगी, रिफ्रैक्ट करके इधर जाएगी इस मीडियम में, तो जिधर फाइनली लाइट जा रही है उसको म्यू आर कह रहे हैं, म्यू आर, और नीचे में इसके क्या देंगे, फाइनली लाइट जा रही है वहीं पे इमेज बनेगा तो नीचे भी देंगे, और लाइट आ कहाँ से रही थी, म्यू आई से, तो म्यू आई ऊपर करेंगे और नीचे यू लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस म्यू आई अपॉन आर कर देंगे। क्योंकि आप देखिए एक्चुअली अपन ये क्या लिख रहे हैं, अपन यही लिख रहे हैं जो आप याद करते हैं लेंस फॉर्मूला से, कि इधर एक तरीके समझिए 1/f ही ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये म्यू आर अपॉन भी माइनस म्यू आई अपॉन यू इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई अपॉन आर हो गया, ठीक है। अब अपन सेकेंड फार्मूला डिस्कस करते हैं। ये आपका एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड है, कि सपोज आपका इस तरीके से रिफ्रैक्टिंग 3 सरफेस है, और ये दोनों सरफेस के बीच जो लिक्विड है या फिर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। यहाँ पे आपको हाइट भी गिवन है कि ये हाइट आपका h2 है और ये वाला हाइट आपका h1 है। ये आपका फिश जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज यहाँ पे बर्ड है, यहाँ कोई बर्ड है और इस फिश को देख रहा है, तो इस बर्ड को फिश कितने डेप्थ पे दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस मीडियम में ये बर्ड प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज अपन म्यू नोट मान लेंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, एच एपेरेंट अपॉन म्यू नोट, जिसमें बर्ड प्रेजेंट है उसको नीचे रखेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इक्वल टू h1 अपॉन वो हाइट ले लेंगे, और जिस हाइट तक वो लिक्विड फैला हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अपॉन म्यू1 प्लस h2 अपॉन म्यू2। इस तरीके से अपन ये फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से अपन एपेरेंट डेप्थ निकालते हैं कि ये बर्ड कितना पर इसका डेप्थ अपेयर होगा, उस बर्ड के लिए उस फिश का डेप्थ कितना अपेयर होगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला है प्रिज्म से रिलेटेड। तो प्रिज्म आपका इस तरीके से है, और प्रिज्म का ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से लाइट आया, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगा, 2 सरफेस है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा। अब यहाँ से अपन नॉर्मल बना दें तो ये वाला आपका R1 हो जाता है, और यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। अब जो है और आगे एक फॉर्मूला है कि डेल्टा इक्वल टू जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो I प्लस ई माइनस ए होता है, कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरीके से अपन 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाइए। और दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है आपका ये ग्राफ से रिलेटेड, कि आपको डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ दे दिया, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ देता है, और इस कटोरे टाइप का ये बॉल का टाइप ये कर्व है। अब ये कर्व का जो बेस वाला पार्ट है दैट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट डेल्टा मीन
ये आपका मिनिमम डेविएशन के बारे में आपको बताता है कि मिनिमम जो डेविएशन होगा वो बेस पार्ट पे होगा, और जो इसका अपर वाला पार्ट है दैट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डेल्टा मैक्स, ये डेल्टा मैक्स के बारे में बताएगा। और डेल्टा मैक्स में भी क्या है, डेल्टा मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ग्रेसिंग इंसिडेंस एंगल प्लस ई प्लस आपका क्या है 90 डिग्री है माइनस ए है, ठीक है। इस तरीके से अपन डेल्टा मैक्स निकालते हैं। तो आप जो इस कर्व को ध्यान रखिए कि नीचे वाला पार्ट डेल्टा मीन देता है, ऊपर वाला पार्ट डेल्टा मैक्स देता है, और ये कर्व आपका डेल्टा वर्सेस आई का रहता है। अब अगला चीज़ है थिन प्रिज्म से रिलेटेड। थिन प्रिज्म किसको बोलेंगे, वैसे प्रिज्म जिसका एंगल, जिसका ए का वैल्यू इज वेरी स्मॉल। जब एंगल ऑफ प्रिज्म आपका बहुत ही छोटा है तो वो आपका थिन प्रिज्म बोला जाता है। थिन प्रिज्म में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डेविएशन से रिलेटेड। डेविएशन क्या है, इसमें डेविएशन हो जाएगा ए इंटू म्यू पी एस, मतलब म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, और इसको जब एंगल ऑफ प्रिज्म से मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव यू द डेविएशन, ठीक है। अब अगला चीज़ है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया थिन प्रिज्म के सामने, अब जो इमेज बनेगा उसका हाइट क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज आपका हो जाएगा h इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी। मीन्स ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, और डी आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए है। अब आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में एक्चुअली क्या होता है कि आपको इस तरीके से लेंस गिवन है और आपको इसका फोकल लेंथ पूछ लिया गया। अब इसमें क्या है, बहुत सारे केस होते हैं, जनरल केस, लेकिन इसमें स्पेशल केस की बात करते हैं कि दोनों सराउंडिंग, इधर दोनों जो मीडियम है सेम है, और ये मीडियम आपका लेंस का है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल मान लीजिए, और आपका जो मीडियम है उसका म्यू एम मान लीजिए। तो यहाँ पे 1/f जो होता है आपका म्यू एल एम हो जाता है माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस R1 माइनस 1/R2 हो जाता है। R1 क्या है, इस सरफेस का आपका रेडियस, R2 आपका इस सरफेस का रेडियस है, ठीक है। अब म्यू एल एम को क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एम लिखेंगे। तो इस तरीके से अपन पूरा रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे में होता है तो अपन जनरल केस की बात कर लेते हैं। जैसे जनरल केस में क्या होगा कि इस तरीके से लाइट पास कर रही है, इधर से इधर जा रही है, तो पहले यहाँ पे ये लाइट क्रॉस की, ये लाइट क्रॉस की यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे कि ये तो म्यू एम है, और ये आपका क्या है म्यू आप 1 मान लीजिए, और इसको म्यू 2 मान लीजिए, और इधर आप म्यू 3 मान लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे जानते हैं कि इमेज तो बनेगा म्यू 3 में, तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू 3 अपॉन भी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू लिखेंगे, पहले लाइट यहाँ से यहाँ गया, इस सरफेस को क्रॉस किया, तो क्या लिखेंगे म्यू 2 माइनस म्यू एन अपॉन R1, इसको क्या लिखेंगे R1, ठीक है, और प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। ये आपका जनरल केस, ये R1 है और ये आपका सरफेस का R2 है। तो ये आपका जनरल केस हुआ, लेकिन आप यहाँ पे स्पेशल केस हमने बात किया, और इसी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका रे ऑप्टिक्स भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये आपका पहला SHM का फॉर्मूला है कि एंगुलर वेलोसिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है √k/m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मानिए। तो बहुत क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि ओमेगा इक्वल टू √k/m होता है। m आपका मास है और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू k है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, और ओमेगा आपका क्या हो जाता है, ये वाला √k/m हो जाता है। तो आप इसको याद रखिए, तो टाइम पीरियड भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी से रिलेटेड। तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है a cos ωt+5, और ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ज़्यादा ये वाला यूज़ करते हैं, ω√a², मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x², इस तरीके से। और कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आप सीधा x को 0 रख दीजिए, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, a ω। तो a ω आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। और
तीसरा चीज़ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालिएगा, तो वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। और इसी को एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका होता है ए ओमेगा। ए ओमेगा यहाँ से आप देखिएगा जो पहला वाला फॉर्मूला था उसमें, ठीक है। अब आपका अगला चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वी स्क्वायर, तो वी के जगह ऊपर वाला वी पुट कर दीजिएगा जो वेलोसिटी है, तो आपको नीचे वाला पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है इसको बहुत तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद रखिए हाफ के स्क्वायर के फॉर्म में। ये जो आपका लिखा है इसी केस में इसी तरीके से याद रखिए कि हाफ के एक्स स्क्वायर विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड, कि आपको एक स्प्रिंग दे दिया गया और यहाँ पे ब्लॉक लटका दिया गया और एम मास का ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के है। तो इसमें पूछा जाता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के। आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी है, तो लेकिन ये आपका बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला चीज़ आपका है कि इस तरीके से तो लटकाया तो आप निकाल लिए, लेकिन आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी मिलेगा इस तरीके से कि आपको हॉरिजेंटली आपको ब्लॉक लगा दिया, कि इधर एक ब्लॉक लगा दिया और एक ब्लॉक आपको स्टार्टिंग में दे दिया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इधर m1 मास है इधर m2 मास है। तो उसमें क्या करते हैं 2 पाई रूट म्यू अपॉन के। म्यू आपका क्या है, ये आपका रेड्यूस्ड मास है। रेड्यूस्ड मास कैसे निकालते हैं, म्यू निकालते हैं अपन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 करके निकालते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। तो अब अगला फार्मूला डिस्कस करते हैं कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला होता है कि 2 पाई रूट एम अपॉन के। अभी ये बात किए थे टाइम पीरियड का, लेकिन यहाँ पे के इफेक्टिव लिखिए। के इफेक्टिव क्या होगा, अब सीरीज के केस में क्या होता है के इफेक्टिव, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका अपोजिट। सीरीज में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन के1 प्लस 1 अपॉन के2 प्लस इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी मुद्दे की बात होती है कि कैसे समझेंगे कि सीरीज है या फिर पैरेलल है। देखिए एक कोई स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड रहेगा तो समझिएगा सीरीज में है। अगर कोई भी एंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो समझिएगा पैरेलल है। तो यहाँ पे के इफेक्टिव सीरीज में कैसे निकालेंगे 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन के1 प्लस 1 अपॉन के2 डैश 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 इस तरीके से। और के इफेक्टिव जो आएगा यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड। अब जो है दूसरा है पैरेलल। पैरेलल के केस में के इफेक्टिव क्या हो जाएगा के1 प्लस के2 प्लस के3 जितना भी है उसको ऐड कर दीजिए और फिर आप टाइम पीरियड के लिए 2 पाई रूट एम अपॉन के इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस तरीके से अपन ये फाइंड आउट टाइम पीरियड करते हैं। अब है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब जो आपका नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसी को आपको नीचे लेना है। हर बार जी ले लेते हैं, किसी तरीके से पेंडुलम रखा है लेकिन हर बार जी लेते हैं, नहीं, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वही अपन नीचे लेंगे और ये आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, ठीक है। अब जो है लास्ट है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कैसा दिखता है कि आपका इस तरीके से कि यहाँ पे एक कोन बना है, इस तरीके से ये रहता है। अब इसमें इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एच अपॉन जी। एच आपका क्या है कि इस पेंडुलम से इस बोब से इसका कनेक्शन कितना लेंथ पे है, तो ये एच हो गया और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बहुत बार क्या होता है कि ये थीटा के फॉर्म में आपको फॉर्मूला गिवन रहता है, फॉर्मूला याद करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और यहाँ से आप एच फॉर्म में भी एल लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से याद रखिए कि 2 पाई रूट एच अपॉन जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब 5th चैप्टर डिस्कस करते हैं।
अब फिफ्थ चैप्टर आपका है एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब फार्मूला बेस्ड पूछा जाता है, और जितना फार्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहला फार्मूला है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि कोई आपका कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर के वजह से कितना होगा। तो इसका फार्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स आप यहाँ से जब वायर को कनेक्ट कीजिएगा इस पॉइंट से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको थीटा अपन लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोट-सेवर्ट लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपका है दूसरा एम एफ ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो आपका कोई इस तरीके से क्यू चार्ज है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है क्यू चार्ज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसके वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपन कनेक्शन यहाँ ये कनेक्ट किए हैं, यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ अपन बोलते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अगर अगला आपका है एम एफ ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी। मीन्स आपका कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से देखिए कि ये एंगल आपका θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो यहाँ से जो आपका ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस तरीके से इसको याद रखिए। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर फाइनाइट है, लेकिन अब केस आया कि जब इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। इनफाइनाइट के केस में θ1 आपका 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा केस होता है सेमी इनफाइनाइट। ये तो आपका हो गया इनफाइनाइट, और दूसरा आपका है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा कि θ1 आपका 0 डिग्री हो जाएगा और θ2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो सेमी इनफाइनाइट के केस है। तो ये आप पहले वाले ही फॉर्मूला में जो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 है, उसी में आप जो है इसको पुट कर दीजिए इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट को फाइंड आउट करने के लिए। अब जो है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, कि सपोज आपका कोई आर्क गिवन है इस तरीके से। अब इसके वजह से आपको बताना है कि इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस आर्क में। तो यहाँ सिंपल याद रखिए कि म्यू नॉट आई होता है अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है कि वो कितना एंगल बना रहा है। अब जो है अल्फ़ा जब अगर पूरा सर्कुलर आर्क है तो इस केस में आपका अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। जब सेमी सर्कुलर है तो अल्फ़ा आपका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर के निकालना है तो यहाँ पे 2 पाई कर देंगे, सेमी सर्कुलर के निकालना है तो पाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही लिख दिए कि सर्कुलर आर्क के लिए अल्फ़ा इक्वल टू 2 पाई, सेमी सर्कुलर के लिए अल्फ़ा इक्वल टू पाई। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कि आपका कोई सर्कुलर लूप है, वो आर्क था, ये सर्कुलर लूप है और इसके वजह से आपको बताना है एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि सबसे पहले इसको कनेक्ट कीजिए इसके सेंटर से, और ये डिस्टेंस आपका x है और ये आपका रेडियस r है। और इसको याद रख, ये फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है। तो इसको याद रखिए कि इस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब है छठा फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी दो तरीके का होता है, एक फाइनाइट लेंथ का होता है और दूसरा इनफाइनाइट लेंथ का होता है। फाइनाइट लेंथ में आपका जो होगा वो फॉर्मूला ये वाला है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और साइन θ1 प्लस साइन θ2। एन यहाँ पे क्या होता है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स
जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा n अपॉन l हो जाएगा पर लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा कैपिटल N को, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। और इनफाइनाइट लेंथ में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सोलेनॉइड का यार, इतना पूछा जाता है कि देख के दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना क्यों पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आपका फाइनाइट के लिए होगा, इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक है, अब है सातवां एम्पियर्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। एम्पियर्स लॉ कहता है कि यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो होगा वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के बराबर, कि ये आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसी से अपन मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब है आपका अगला फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटिक फोर्स वो अप्लाई कर रहा है मूविंग चार्ज। सपोज क्यू चार्ज आपका मूव कर रहा है, ये कोई चार्ज है जिसका वैल्यू आपका क्यू है और इसका जो वेलोसिटी है वो भी है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, तो इसके वजह से फोर्स कितना मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, वो होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है वो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एफ एम का वैल्यू निकल कर आता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब है आपका मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, कि यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज के मोशन की वजह से क्या होगा, तो ये आपका जो है सर्कुलर पथ में इसका मोशन होता है, तो इसमें जो रेडियस होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। इतना क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मेरा आया था कि मॉक टेस्ट देने से पहले हम सोच के जाते थे कि इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो ये रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी होता है, बढ़िया से देख लीजिए, मास है, वेलोसिटी है, चार्ज है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, एम आपका मास है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस विल गिव यू द टाइम पीरियड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है कि मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड एट एनी एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री, मीन्स इस 3 एंगल के अलावा जितना भी आपको एंगल गिवन रहेगा उसके लिए अगर अपन उसके मोशन के लिए रेडियस निकालना है या फिर टाइम पीरियड निकालना है, तो देखिए सबसे पहले अगर थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180, अगर ये 3 एंगल नहीं है तो उसका जो पाथ होता है वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। ठीक है, हेलिकल पाथ का जो रेडियस हो जाएगा आपका वो होगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के बराबर, और आपका जो टाइम पीरियड होगा, आपका जो टाइम पीरियड होगा, लेकिन इसमें क्या है कि अपन जितना इसके पहले जो नॉर्मल फार्मूला डिस्कस किए थे उसमें 90 डिग्री मानकर किए थे, तो यहाँ पे आपका साइन 90 आ जाता था तो एम बी अपॉन क्यू बी हो जाता था, लेकिन इसमें हेलिकल है तो एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी लगाइएगा, और टाइम पीरियड आपका वही रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, और इसमें पिच आपका एक होता है, तो पिच ऑफ आपका हेलिक्स क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, वी कॉस थीटा इंटू टी, तो टी आपका टाइम पीरियड यहाँ पे है। अब अगला फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कि कोई करंट कैरिंग वायर है उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ आपका एल है और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, तो इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। और लास्ट फॉर्मूला है कि सपोज आपको 2 वायर इस तरीके से है और दोनों में, एक में I1 करंट जा रहा है, दूसरा में I2 करंट जा रहा है, और इसके वजह से आपको फोर्स बताना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला होता है। डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 वायर्स। ठीक है, और इसमें भी कभी आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स क्या लगेगा। तो देखिए जब पैरेलल करंट जाएगा, दोनों का जब सिंबल सेम रहेगा, एरो सेम रहेगा, तो वो आपका अट्रैक्शन फोर्स, दोनों का अगर सिंबल ओपोजिट है, सपोज एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो एंटी पैरेलल है, तो इसमें आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस तरीके से अपन
5 चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा और जितना फॉर्मूला डिस्कस किए उसी में से आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।